ठीक है, क्लियर ये आ रहे हैं नज़र? सैफ ये नज़र आ रहे हैं? हाँ नजर तो आ रहा है। तो मैं बस स्टार्ट कर रहा हूँ, जिन लोगों ने को आना था आ गए। तो सबसे पहले दो कॉन्सेप्ट दिए थे कि रिस्क के बारे में, कि रिस्क में स्पेकुलेटिव रिस्क होता है और एक प्योर रिस्क होता है। तो जो प्योर रिस्क होता है वो एग्जांपल ये थी कि एक कार है, उसका एक्सीडेंट होगा या तो नहीं होगा, ये प्योर रिस्क है। लेकिन स्पेकुलेटिव रिस्क जो होता है ये स्टॉक मार्केट का होता है, या फिर कहीं भी ऐसी चीज़ जहाँ पे हमें गेन की भी प्रोबेबिलिटी हो, लॉस की भी हो, या फिर कुछ भी नहीं हो, मतलब तीन आउटकम होते हैं यहाँ पे। तो ये दो कॉन्सेप्ट स्टार्ट में दिए थे। उसके बाद रिस्क के ऊपर बात की गई थी कि नाउन के एज अ नाउन रिस्क को हम क्या समझते हैं, उसमें था कि पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस या इंजरी का की पॉसिबिलिटी हम ऐसा नाउन बोल रहे हैं। और वर्ब के ऊपर एक्सपोजर का कॉन्सेप्ट दिया था कि एक पेट्रोल पंप है तो वो हमारे पास है, तो हमारा एक्सपोजर है फायर से। तो कोई भी चीज़ जो कि हमारे करीब हो तो उसका हमारे लिए एक्सपोजर होता है। उसके बाद इकोनॉमिक लॉस के ऊपर बात की गई थी। इकोनॉमिक लॉस जो है वो लॉस ऑफ वेल्थ होता है। अब वेल्थ जो है वो हमारी एसेट कंसिडर की जाती है, एसेट माइनस लायबिलिटी कंसिडर की जाती है। तो वेल्थ इज इक्वल टू एसेट माइनस लायबिलिटी। लायबिलिटी का मतलब ये कि जो भी हमारे ऊपर बोझ है, चाहे वो कर्जे का हो या क्रेडिट कार्ड बिल्स का हो या कोई भी हमने किसी से बोरोइंग की रही हो, तो वो हमारे एसेट में से माइनस करी जाएगी, तो हमारी टोटल नेटवर्थ आती है। तो नेटवर्थ को हमारी वेल्थ कहा जाता है। तो वेल्थ का लॉस जो होता है वो किन चीज़ों से होता है? चोरी की वजह से हो सकता है। असाइनमेंट लिखा हुआ ये लिखा हुआ कि कोई भी आपको साथ धोखा कर दे, जैसे प्रॉपर्टी के पेपर्स होते हैं उसके अंदर धोखा हो जाता है। एडवर्स जजमेंट ऑफ द कोर्ट का मतलब है कि हम केस लड़ें और हमारे खिलाफ फैसला आ जाए और हमें उसके बदले में पैसे देने पड़े। इसके अलावा लॉस ऑफ इनकम होता है। लॉस ऑफ इनकम में हमारे क्या कहते हैं, इनकम लॉस हो जाती है, चाहे हम अनएम्प्लॉयमेंट हो जाए, चाहे हमारी डेथ हो जाए, चाहे डिसेबिलिटी हो जाए या रिटायरमेंट हो जाए। तो ये सारे लॉस की बात की जा रही है, इकोनॉमिक लॉसेस की। अब इकोनॉमिक लॉस के बाद हमारा के अंदर ही प्रॉपर्टी लॉस भी होता है। प्रॉपर्टी लॉस डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों सूरतों में हो सकता है। और डायरेक्ट का मतलब ये है कि डायरेक्टली उसमें फायर हो जाए, आग लग जाए, जलजिला आ जाए। और इनडायरेक्ट का मतलब होता है कि कोई हमारा अपना ही जो है वो हमारे साथ धोखा कर दे। उसके बाद इकोनॉमिक लॉस जो होते हैं वो सेल्डम सर्टेन होते हैं, इम्पॉसिबल नहीं होते। ये इकोनॉमिक लॉस के बारे में बात की गई। सेल्डम सर्टेन का मतलब है कि हो सकते हैं, मतलब कम चांस होता है, अचानक से हो जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि हो ही नहीं सकते, हम ये नहीं बोल सकते। अब इधर रिस्क की कि एक इंडिविजुअल की प्रेफरेंसेस होती है रिस्क के बारे में, कि एक इंडिविजुअल जो होता है वो रिस्क लविंग होता है या रिस्क एडवर्स होता है या रिस्क सीकिंग होता है। तो अब रिस्क लविंग वो लोग होते हैं जो कि बाइक बहुत तेज चला रहे होते हैं, या फिर अपना सारा पैसा किसी जगह पे इन्वेस्ट कर देते हैं बगैर सोचे समझे, सिर्फ गेन को देख के, या कुछ भी उनकी प्लानिंग नहीं होती, वो रिस्क लविंग होते हैं। तो और रिस्क एडवर्स वो लोग होते हैं जो कि पॉलिसी बाय कर लेते हैं कोई किसी भी प्रॉब्लम से बचने के लिए। तो वो रिस्क एडवर्स वाले लोग होते हैं जो रिस्क को कम कर देते हैं अपने लिए। इसके बाद है मिटिगेशन ऑफ रिस्क प्रॉपर्टी फर्स्ट ऑर्डर डिफेंस। ये चीज़ मुझे अभी याद नहीं आ रही थी क्या है, लेकिन आगे आते हैं। ये डेफिनेशन हैं सारी। अच्छा, पेज 2। इसके बाद मेन हमारा कॉन्सेप्ट जो है ना, क्विज के लिहाज से मैंने मॉर्निंग वालों से बात करी थी कि क्या मेन सवाल पूछे गए। तो उन्होंने बताया था फाइनेंशियल सिक्योरिटी सिस्टम जो है वो मेन टॉपिक है। और एक सवाल मैंने व्हाट्सएप पे स्टेटस में भी लगाया था कि कोई उसका जवाब दे। तो मॉर्निंग के लोगों से जवाब भी मिला था। वो सवाल ये था कि जितने भी फाइनेंशियल सिक्योरिटी सिस्टम है वो इंश्योरेंस सिस्टम नहीं कहलाते, लेकिन जितने भी इंश्योरेंस सिस्टम है वो फाइनेंशियल सिक्योरिटी सिस्टम कहलाते हैं। इसकी क्या वजह है? मतलब ये कि जैसे एक इंश्योरेंस कंपनी है, उसने एक पॉलिसी लेकर आया वो, तो उस पॉलिसी को हम बोलेंगे कि ये फाइनेंशियल सिक्योरिटी सिस्टम के अंदर आती है। लेकिन अब कोई फाइनेंशियल सिक्योरिटी सिस्टम है, उसको हम ये नहीं बोल सकते कि
मतलब सारे फाइनेंशियल सिक्योरिटी सिस्टम जो है वो इंश्योरेंस में नहीं आते। इसकी क्या वजह है? इसकी वजह ये है कि फाइनेंशियल सिक्योरिटी इंश्योरेंस के अंदर ना क्या कहते हैं, इंश्योरेंस कहते हैं कि जो लीगल डेफिनेशन है वो आगे लिखवाई है। तो जो लीगल डेफिनेशन है वो हमें बताती है कि इंश्योरेंस की सिंपल डेफिनेशन है कि बहुत सारे लोगों से पैसे इकट्ठा करके चंद उन लोगों को देना जो कि बदकिस्मत लोग हैं, लेकिन उनके लिए दूसरे कंट्रीब्यूट करें। ठीक है, ये सिंपल इंश्योरेंस की डेफिनेशन है। लेकिन अगर हम फाइनेंशियल सिक्योरिटी सिस्टम की बात करते हैं तो फाइनेंशियल सिक्योरिटी सिस्टम के अंदर ऐसा नहीं होता हमेशा। यहाँ पर ऐसा होता है कि गवर्नमेंट इन्वॉल्व हो जाती है और गवर्नमेंट जो है वो सपोर्ट करती है बगैर आपसे पैसे लिए। मतलब मेरी कंट्रीब्यूशन ज़ीरो है लेकिन फिर भी मुझे सिक्योरिटी प्रोवाइड करी है गवर्नमेंट। तो फाइनेंशियल सिक्योरिटी सिस्टम जो है इसलिए इंश्योरेंस में नहीं आता। ये एक मतलब कोई इसमें सवाल किया गया था मॉर्निंग वालों से, तो वो मैंने बताया। तो फाइनेंशियल सिक्योरिटी सिस्टम जो है बेसिकली एक ऐसा सिस्टम है जो हमें सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहा है। अब इसमें ज़रूरी नहीं है कि हमें प्रीमियम देना पड़े। इंश्योरेंस में प्रीमियम देना लाजमी है, इधर प्रीमियम देना लाजमी नहीं है क्योंकि इधर गवर्नमेंट सपोर्ट कर सकती है। अब आगे बात आती है रिस्क अवर्स की। रिस्क अवर्स वाले लोग वो होते हैं कि जो कम लेके खुश हो जाते हैं। मतलब उनकी जितनी इनकम है उसी पे वो खुश होते हैं और मतलब रिस्क नहीं लेते कहीं इन्वेस्ट करके कि प्रॉफिट गेन करें। वो रिस्क नहीं लेते, वो कम पे खुश होते हैं, मतलब टेक स्मॉल ले लेते हैं लेकिन वो बड़े लॉस से बच जाते हैं, उनका ये। इसी तरह या फिर समझो कि रिस्क अवर्स वाले पीपल जो होते हैं वो कुछ दे के बड़े लॉस से बचने के लिए, जैसे इंश्योरेंस पॉलिसी में कुछ अमाउंट देते हैं और बड़े लॉस से उनको सिक्योरिटी मिल जाती है। उसके बाद आता है रिस्क पोलिंग। रिस्क पोलिंग में होता है कि बहुत सारे लोग कंट्रीब्यूट करते हैं किसी अनफॉर्चुनेट पीपल के लिए। तो इधर यही लिखा हुआ है कि मैनी विल कंट्रीब्यूट फॉर द लॉस ऑफ फ्यू अनफॉर्चुनेट वन। और सिंपल डेफिनेशन इंश्योरेंस की भी यही है, इंश्योरेंस में भी यही होता है। और फिर आगे इंश्योरेंस के बारे में बताया। तो फाइनेंशियल, अब ये जो ई है इसके बारे में बहुत लोग पूछे थे क्या ईच एंड एवरी पर्सन, मतलब ईच एंड एवरी जैसे इसने कहीं पे कुछ वो साइन सा बनाया हुआ है ना कि एक इंडिविजुअल है, जैसे इंडिविजुअल का उन्होंने एक साइन बनाया हुआ है ना, एक बंदा सा बनाया हुआ है, तो उसको इंडिविजुअल कहते हैं। और ई जो है इसका मतलब है ईच एंड एवरी, इंश्योर। तो फाइनेंस ये इंश्योरेंस की डेफिनेशन जो यहाँ पे लिखी हुई है ये लीगल डेफिनेशन नहीं है, लेकिन यहाँ पे ये लिखी हुई है कि आप सारे जितने लोग हैं वो कंट्रीब्यूट करते हैं पूल के अंदर। पूल का मतलब होता है कि इंश्योरेंस कंपनी के पास जितना पैसा है बैंक अकाउंट में उसके अंदर कंट्रीब्यूट करते हैं और उस पूल से ही हर बंदे को पेमेंट दी जाती है। और कब दी जाती है? जब कोई इवेंट अकर हो। तो इवेंट अकर होने को कंटीजेंसी के नाम से ओकरेंस कहा गया। मतलब एक ऐसा इवेंट जिसकी प्रोबेबिलिटी कम है लेकिन हो सकता है। अब यहाँ पे इन्होंने नोट लिखवाया हुआ है, मिस ने लिखा था कि ऑल इंश्योरेंस सिस्टम्स आर फाइनेंशियल सिक्योरिटी सिस्टम बट ऑल फाइनेंशियल सिक्योरिटी सिस्टम आर नॉट इंश्योरेंस सिस्टम। और यही सवाल मॉर्निंग में कोई इसमें उन्होंने पूछ लिया तो ये सवाल पूछे हमसे भी पूछा जाएगा, तो ऐसी बात है उन्होंने बताया इसके बारे में। और मैंने भी अभी स्टार्ट में बता दिया था कि क्यों है, क्योंकि इंश्योरेंस में प्रीमियम लाजमी होता है। अगर इंश्योरेंस से प्रीमियम हटा दिया जाए तो वो इंश्योरेंस नहीं कहलाता। अब फाइनेंशियल सिक्योरिटी सिस्टम की क्लासिफिकेशन के ऊपर आ जाते हैं। तो क्लासिफिकेशन ये है कि इनकम लॉस जो होती है वो भी फाइनेंशियल सिक्योरिटी सिस्टम में आ सकता है, प्रॉपर्टी लॉस भी आ सकता है, इसके अलावा हेल्थ इंश्योरेंस भी आ सकती है, लायबिलिटी इंश्योरेंस भी आ सकती है। तो फाइनेंशियल सिक्योरिटी सिस्टम में सारी चीज़ें आ जाती हैं। ऐसा नहीं है कि कोई एक चीज़ नहीं हो, मतलब हर तरह की इंश्योरेंस आ रही है इधर। तो सारी इंश्योरेंस की जो टाइप्स हैं जैसे इनकम लॉस जो है, अनएम्प्लॉयमेंट हो, डिसेबिलिटी इंश्योरेंस हो। और डिसेबिलिटी इंश्योरेंस जो है ये सबसे बेहतरीन इंश्योरेंस मेरी नज़र में है। उसकी वजह यह है कि कोई भी एक्सीडेंट होता है ना तो हमारा चाहे कार डिस्ट्रॉय हो जाती है तो कार का तो हमें कंपनसेशन मिल जाता है, लेकिन डिसेबिलिटी अगर हो जाए तो उसका कंपनसेशन नहीं मिलता। और कार का लॉस मेरी नज़र में कुछ भी नहीं है, डिसेबिलिटी का लॉस असल लॉस है। तो डिसेबिलिटी इंश्योरेंस जो है उसके लिए प्रीमियम बढ़ जाता है। अगर हम कार इंश्योरेंस या कोई भी मटेरियल के साथ डिसेबिलिटी भी लगा देते हैं तो प्रीमियम बढ़ता है, बस ये फ़र्क पड़ता है। लेकिन ओवरऑल बहुत फ़ायदे वाली चीज़ है। इसमें होता ये है कि अभी जैसे मेरी एज 20 साल है तो मैं जॉब करता हूँ, मेरी 1 लाख सैलरी है और मैं एक्सीडेंट में डिसेबल हो जाता हूँ
तो मेरी अगले जब तक की जॉब होगी, जैसे अगले 40 साल मैंने कमाना था, तो मैं जितना कमाता वो सब मुझे इंश्योरेंस कंपनी पे करती बगैर काम करे, क्योंकि मैं डिसेबल हो गया। तो ये बेहतरीन चीज़ है। जबकि अगर एक कार की इंश्योरेंस हो तो कार की क्या कीमत है, कार की कोई कीमत नहीं है। लेकिन एक हमारी जो वर्किंग लाइफ है पूरी 40 साल, उसकी पूरी हमें सैलरी दे दी जाएगी, तो इसमें ही बड़ा फ़ायदा है। इसके बाद प्रॉपर्टी लॉस है, तो प्रॉपर्टी लॉस में ये बात बताई गई थी कि जिस तरह मैंने अभी बताया, कार के इंश्योरेंस हम कराते हैं तो डिसेबिलिटी अगर हम कराएंगे तो प्रीमियम बढ़ेगा, लेकिन फ़ायदा है। तो इसी तरह प्रॉपर्टी में भी होता है कि फायर कराओगे तो सिर्फ फायर पे ही तुम्हें मिलेगा, फ्लड की कराओगे तो फ्लड की, तो सारों की कराओगे तो प्रीमियम बढ़ जाएगा, क्योंकि प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। इसके अलावा मैन कॉस्ट लॉस भी होते हैं, उसकी भी इंश्योरेंस होती है। अब इसके अंदर थेफ्ट मतलब चोरी हो जाए, या फिर ये कोई दूसरा, अब इसका मीनिंग मेरे हिसाब से समझ नहीं आ रहा, लेकिन ये है कि किसी दूसरे की इन्वॉल्वमेंट हो, कोई केस हम हार गए या कोई हमारे साथ धोखा करे। और हेल्थ इंश्योरेंस जो है वो सिंपल है कि कोई भी हेल्थ का एक्सपेंस होगा वो कंपनी पे करेगी। इसके बाद लायबिलिटी इंश्योरेंस है। लायबिलिटी इंश्योरेंस के ऊपर डिटेल यही है कि कोई भी ऐसा हमारे ऊपर हो जाए, चाहे एक्सीडेंट हो जाए, कोई भी मसले में हम फंस जाएँ, तो लीगल जो कुछ भी होता है, चाहे कोर्ट के केसेस हों, तो वो सारा कुछ जो है वो कंपनी पे करती है उसके लिए। हमारा जो वकील है वो भी कंपनी करके देती है। इसके बाद फीचर्स पे आ जाते हैं फाइनेंशियल सिक्योरिटी सिस्टम के। ये भी एक इम्पोर्टेंट सवाल है कि फीचर्स में ये है कि वॉलेंट्री, इनवॉलेंट्री और इन बिटवीन। फाइनेंशियल सिक्योरिटी सिस्टम के अंदर वॉलेंट्री हम खुद खुशी से भी पैसे दे सकते हैं, और इनवॉलेंट्री जैसे गवर्नमेंट जो है हमसे ज़बरदस्ती पैसे लेती है टैक्स के ज़रिए से, लेकिन एट द एंड हमें गवर्नमेंट कुछ कंट्रीब्यूट कर रही होती है हमारे लिए। जैसे पब्लिक सेक्टर के हॉस्पिटल्स फ्री होते हैं या गवर्नमेंट कॉलेजेस होते हैं, तो गवर्नमेंट हमें एक तरीके से सिक्योरिटी दे रही होती है कहीं ना कहीं से, लेकिन वो इनवॉलेंट्री हमसे पैसे ले रहे हैं। इसके अलावा इन बिटवीन का मतलब है कि कोई दूसरा हमें फोर्स कर रहा है कि आपने पॉलिसी लेनी है, तो वो इन बिटवीन है, मतलब ज़बरदस्ती वो कर नहीं सकता और ना हम खुशी से ले रहे हैं, लेकिन इन बिटवीन का एक रास्ता है वो। इसके अलावा पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर दोनों आ जाते हैं, मतलब कि पब्लिक सेक्टर वो कि जैसे गवर्नमेंट बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम लाई वो, और प्राइवेट सेक्टर वो जैसे कोई भी हम खुद जाके अपनी इंश्योरेंस करा लें, तो वो प्राइवेट सेक्टर में आती है। इसके बाद मे बी द पार्ट ऑफ सैलरी और नॉट में ये है बताया गया था कि जिस तरह इंश्योरेंस में तो हर हाल में पैसे हमने देने हैं, लेकिन फाइनेंशियल सिक्योरिटी सिस्टम में ज़रूरी नहीं है। अब क्योंकि इधर गवर्नमेंट भी आ जाती है सपोर्ट करने के लिए, तो इस वजह से गवर्नमेंट हमारे पैसे पे कर रही होती है। कहीं भी जगहों पे जैसे हेल्थ कार्ड होता है, पंजाब के अंदर है, तो 5 लाख तक का कोई भी बंदा अगर इलाज कराता है तो उसका इलाज फ्री है। तो उसमें हमने तो कोई पैसे नहीं दिए, लेकिन फिर भी हेल्थ इंश्योरेंस हमें मिल रही है, तो वो फाइनेंशियल सिक्योरिटी सिस्टम है गवर्नमेंट का कि लोगों को वो हेल्थ कार्ड दे रहे हैं, तो वो लोगों की सैलरी का पार्ट नहीं है। इसके बाद वाइड प्लान जो होता है, वाइड रेंज प्लान होता है फाइनेंशियल सिक्योरिटी सिस्टम के। बहुत बड़ी आवाम जो होती है वो मिलके चंद लोगों के लिए कंट्रीब्यूट करती है। पांचवा पॉइंट जो आता है वो री इंश्योरेंस का आता है कि अक्सर ऐसा होता है कि इंश्योरेंस कंपनी डिफ़ॉल्ट कर जाती है, कि वो लोगों को पे नहीं कर पाती, या तो उसके लिए इंश्योरेंस कंपनी अपनी किसी और कंपनी के पास जाके इंश्योरेंस करा लेती है, तो री इंश्योरेंस में आता है वो। उसके बाद आता है एक्सेप्शंस ऑफ फाइनेंशियल सिक्योरिटी सिस्टम। तो एक्सेप्शन के अंदर आता है एम्प्लॉय बेनिफिट प्लान और गवर्नमेंट की इन्वॉल्वमेंट, मतलब गवर्नमेंट जो है वो इंश्योरेंस अगर अपनी कराती इन टर्म्स ऑफ लोन्स के, गवर्नमेंट ने बोरोइंग करी है वो फुलफिल नहीं कर पाती, तो उस वो फाइनेंशियल सिक्योरिटी सिस्टम में नहीं आता। ऐसा गवर्नमेंट के लिए कोई प्लान मौजूद नहीं है, और ना ही एम्प्लॉय के लिए कि एम्प्लॉय कोई भी है कंपनी, किसी भी कंपनी का, या कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, वो कहीं से बोरोइंग करके लॉस करता है, तो उसका लिए भी कोई फाइनेंशियल सिक्योरिटी सिस्टम नहीं होता। मतलब अपना लॉस कोई कर रहा है तो उस पर कहीं भी कंपनसेशन नहीं होती, खुद कोई कर रहा है तो अपने डिसीजन की वजह से। और दूसरी चीज़ है कि ये थ्रिफ्ट इंस्टीट्यूशंस जो लिखा हुआ है, ये फाइनेंशियल सिक्योरिटी सिस्टम में नहीं आते। थ्रिफ्ट इंस्टीट्यूशन है ये, THRIFT। थ्रिफ्ट इंस्टीट्यूशन का मतलब है कि ऐसे इंस्टीट्यूशन जो कि हमें लो मॉर्गेज, लो इंटरेस्ट पे मॉर्गेज देते हैं। जैसे जब बाहर मुल्कों में घर जो हम लेते हैं वो मॉर्गेज पे लेते हैं कि हम $1 लाख जो है गवर्नमेंट से ले लेते हैं,
और गवर्नमेंट हमें ईयरली इंटरेस्ट रेट देती है 4% या जितना भी। तो कुछ ऐसे इंस्टीट्यूशंस होते हैं जो कि आवाम के वेलफेयर के लिए होते हैं, जो कि कम इंटरेस्ट पे, जैसे 1% के रेट पे $1 लाख दे देंगे कि घर खरीद लो, तो वो थ्रिफ्ट इंस्टीट्यूशन होते हैं। लेकिन उन इंस्टीट्यूशन को हम फाइनेंशियल सिक्योरिटी सिस्टम में भी कंसीडर नहीं करते, ना ही इंश्योरेंस में करते हैं, क्योंकि वो एक अलग ही चीज़ है। वो एनजीओ की तरह है कि आपको कम मतलब फ़ायदा दे रहे हैं, कि कम रेट पे आपको पैसे दे रहे हैं। और ये एक और काम भी करते हैं कि अगर आप इनके यहाँ पैसे रखवाओ तो ये 14% तक का इंटरेस्ट रेट दे देते हैं। जैसे एक बैंक है वो 7% दे रहा है, तो ये 14 देंगे ताकि आवाम का वेलफेयर हो। इसके अलावा म्यूचुअल फंड लिखा हुआ है, ये MMFFF म्यूचुअल फंड जो होता है वो नहीं आता है इसमें। म्यूचुअल फंड में होता है कि डाइवर्सिफिकेशन होती है, जितने भी पैसे हमने लगाए वो किसी एक स्टॉक में हम लगाते हैं, तो स्टॉक मार्केट में तो यही होता है कि 10,000 रुपये 10 साल में करोड़ भी बन जाते हैं। लेकिन इस तरह भी होता है कि हमारे ज़ीरो भी हो जाएं। तो जब हम म्यूचुअल फंड में लगाते हैं तो वहाँ पे जो कैलकुलेटेड चल रहा होता है 13% गेन होता है ईयरली। ये गारंटी होती है कि इतना गेन मिलेगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि वो एक पूल बनाते हैं और मतलब जितने भी स्टॉक्स हैं सब पे वो लगा देते हैं, और पूरी जो आवाम है वो उनके पैसे डाइवर्सिफाई हो जाते हैं। तो एट द एंड कहीं लॉस कहीं फ़ायदा, लेकिन ओवरऑल फ़ायदा ही होता है स्टॉक में। तो लेकिन ये जो चीज़ है ये इसमें नहीं आती। अभी एक क्वेश्चन हमसे किया जा सकता है कि म्यूचुअल फंड जो है वो फाइनेंशियल सिक्योरिटी सिस्टम में है या नहीं, तो हम बोलेंगे नहीं है। और ये भी सवाल किया जा सकता है कि म्यूचुअल फंड क्या है, तो ये डाइवर्सिफिकेशन ऑफ वेल्थ है, कि हमारी जितनी भी वेल्थ है हम एक जगह पे इन्वेस्ट नहीं करते। और उसके बाद थ्रिफ्ट इंस्टीट्यूशन के बारे में पूछा जा सकता है कि ये वो इंस्टीट्यूशन है जो कि हमें कम रेट पे इंटरेस्ट देते हैं और ज़्यादा रेट पे हमसे लेते हैं, मतलब हमें फ़ायदा देते हैं। उसके बाद ये इंश्योरेंस की लीगल डेफिनेशन है, और लीगल डेफिनेशन में यही है कि एक एग्रीमेंट है जहाँ पे बहुत सारे लोग हैं वो जो कि पॉलिसी होल्डर कहलाते हैं, और वो एक अमाउंट देते हैं, उस अमाउंट को प्रीमियम कहते हैं। और किसको देते हैं? वो इंश्योरेंस कंपनी को देते हैं। और इन रिटर्न में इंश्योरेंस कंपनी जो है गारंटी देती है, एग्री होती है कि कोई भी इवेंट जो कि हमने जिसके लिए इंश्योरेंस कराई है वो जब अकर होगा तो कंपनी हमें उसके बदले पैसे देगी। तो ये लीगल डेफिनेशन है। और कुछ यहाँ पे डिफ़िकल्ट वर्ड्स लिखे हुए हैं, वो वर्ड्स आपको लोगों को याद करने होंगे, या फिर गूगल पे जाके उनकी मीनिंग्स देख लो तो वो सिंपल पता चल जाएगा। फिर उसके बाद कुछ टर्म्स हैं इंश्योरेंस की। ये बात बताई गई थी क्लास में कि इंश्योर्ड और पॉलिसी होल्डर में क्या फ़र्क है। इंश्योर्ड और पॉलिसी होल्डर एक भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं। मिसाल के तौर पे मैं लाइफ इंश्योरेंस कराता हूँ तो मैं पॉलिसी होल्डर हूँ, लेकिन मैं इंश्योर्ड नहीं हूँ। क्यों? क्योंकि बेनिफिशियरी जो हैं दूसरे मेरे घर वाले होंगे, क्योंकि पैसा उन्हीं को मिलेगा मरने के बाद। और अगर मैं हेल्थ इंश्योरेंस कराता हूँ तो मैं पॉलिसी होल्डर भी हूँ और इंश्योर्ड भी हूँ, क्योंकि हेल्थ इंश्योरेंस से मुझे फ़ायदा होगा और पॉलिसी मैंने खरीदी है। और इसके अलावा इंश्योरर और इंश्योरेंस कंपनी का क्या फ़र्क है? इंश्योरर जो होता है वो आपकी इंश्योरेंस कराता है। जैसे मैं अपने घर वालों की इंश्योरेंस कराऊँ तो मैं इंश्योरर रहूँगा। और इंश्योरेंस कंपनी जो है वो एक कंपनी जो कि गारंटी देती है। इसका प्रीमियम के लिखा हुआ है, प्रीमियम ये है कि हम जो अमाउंट पे करते हैं एक किसी भी लॉस से बचने के लिए, उसको प्रीमियम कहते हैं। अब एक इवेंट बताया गया था कि ये जो कंडीशंस होती हैं, एक एग्जांपल ली थी क्लास में मिस ने, कि एक बंदा था, उसने पॉलिसी कराई थी और वो एक दिन पहले मरा था या एक दिन बाद मरा था, तो उसको कुछ भी नहीं मिला था। उसकी वजह ये थी कि जो कंडीशंस होती हैं ना इंश्योरेंस कंपनी की, वो बहुत ऐसी होती हैं कि जिनको पढ़ना चाहिए। अब जनरल कैलेंडर और लूनर कैलेंडर का केस कोई बता रही थी कि एक बंदा था वो मरा, तो इंश्योरेंस कंपनी ने उसको कुछ भी नहीं दिया, ये बोल के कि आपको जो पॉलिसी थी उसमें कैलेंडर लूनर था, जनरल नहीं था। और जनरल कैलेंडर के हिसाब से उसको पैसे मिलने चाहिए थे और लूनर कैलेंडर के हिसाब से उसको नहीं। तो ये जो इंश्योरेंस कंपनी वाले होते हैं कुछ ना कुछ इस तरह करते हैं कि पैसे उनको देने ना पड़ें। तो इसके बारे में बताया गया था मिस ने कि हम जब भी इंश्योरेंस करें तो जो कंडीशंस होती हैं, टर्म्स एंड कंडीशंस, जो कि कोई भी नहीं पढ़ता, वो पढ़नी चाहिए लाजमी। अब इंश्योरेंस की जो टर्मिनोलॉजीज़ हैं इसमें पेरिल और हैज़र्ड। पेरिल का मतलब है किसी भी चीज़ का खतरा, और हैज़र्ड का मतलब भी यही है। अब हैज़र्ड जो है वो एक ऐसी कंडीशन है जो कि क्रिएट कर रही है, मतलब इंक्रीज़ कर रही है किसी भी लॉस की प्रोबेबिलिटी को। कोई भी लॉस होता है उसको बढ़ा रही है। और
पैरल क्या है? पैरल खतरे को कहते हैं। हैज़र्ड है एक ऐसी चीज़ जो कि प्रोबेबिलिटी इंक्रीज़ करिए लॉस को। अब हैज़र्ड की टाइप्स हैं। हैज़र्ड की टाइप है फिज़िकल हैज़र्ड, मोरल हैज़र्ड। अब फिज़िकल हैज़र्ड जो होता है कि किसी भी चीज़ का फिज़िकली तौर पे लॉस होना, किसी भी मटेरियल का लॉस होना या उसकी प्रॉपर्टी वो उसकी प्रोबेबिलिटी का बढ़ जाना। अब इसकी एग्जांपल मिसने दी थी कि जब भी इंश्योरेंस हो रही होती है तो एक चीज़ बहुत सारी चीज़ें वो नोटिस करते हैं। पैरेल जो है खतरे को कहते हैं। ये गूगल पे भी लिख सकता है कोई कि पैरेल क्या है? पैरेल को कहते खतरे को कहते हैं, मतलब किसी भी चीज़ का खतरा। और हैज़र्ड कहते हैं एक ऐसी चीज़ को जो कि खतरे की प्रोबेबिलिटी बढ़ा रही। अब फिजिकल हैज़र्ड जो है वो किसी भी फिजिकल चीज़ के नुकसान की प्रोबेबिलिटी को बढ़ने को कहते हैं। अब फिजिकल नुकसान जो होता है ना, तो इसके बारे में बताया गया था कि जब हम पॉलिसी कराने जाते हैं, जैसे हम अपने हाउस की कराने जा रहे हैं फायर की, तो वो ये देखते हैं कि आपका घर अपना है या रेंटेड है, क्योंकि रेंटेड जो घर होता है ना उसके ऊपर वो एक्सेप्ट ही नहीं करते। वजह ये होती है कि रेंटेड वाले जो लोग होते हैं वो काम नहीं कराते। इलेक्ट्रिक वायर्स अगर ख़राब है वो बोलते हैं हमारा घर तो नहीं है, हम क्यों काम कराएं। तो जिसकी वजह से ना प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है लॉस, क्योंकि वो उस घर की केयर नहीं करते। तो जिसकी वजह से वो इंश्योरेंस कंपनी वाले बहुत चालाक होते हैं, वो हर चीज़ देख रहे होते हैं। तो एक ऐसी चीज़ है ये कि ऑक्यूपेंसी, मतलब अगर रेंटेड है घर तो वैसी उसकी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है कि वहाँ पे आग लगेगी, क्योंकि जो रहने वाले हैं उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि घर तो उनका नहीं है। और अगर आग लगती तो उनको अलग फ़ायदे ये मिलते हैं कि उनका जो रेंट होता है वो भी माफ़ हो जाता है, या और दूसरी चीज़ें होती हैं, तो उन्हें कोई परवाह नहीं होती। असल नुकसान ओनर का ही होता है। दूसरी चीज़ होती है लोकेशन। लोकेशन जो होती है वो हमारी किसी भी हैज़र्ड मतलब पेरिल जो है खतरे को बढ़ा देती है लोकेशन। एग्जांपल के तौर पे पेट्रोल पंप था कि पेट्रोल पंप के पास किसी के घर है, तो वो एक ऐसी लोकेशन है कि जहाँ पे खतरा ज़्यादा है। तो हैज़र्ड्स जो हैं वो किन चीज़ों पे होते हैं डिपेंड, यहाँ पे हाउसिंग में ऑक्यूपेंसी पे होते हैं कि या तो हम ओनर या रेंटेड, इससे फ़र्क पड़ जाता है, लोकेशन से पड़ जाता है। इसके बाद आता है मोरल हैज़र्ड। मोरल हैज़र्ड जो है ये सबसे ख़राब चीज़ है, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है कि अगर कोई इंश्योरेंस कराता है तो वो केयरलेस हो जाता है अपनी हेल्थ के लिए। अपनी हेल्थ के लिए वो केयरलेस हो जाता है, या अगर वो कार की इंश्योरेंस कराते हैं तो कार वो खुली छोड़ के चले जाता है कि कोई भी चोरी कर ले, क्योंकि पैसे तो कंपनी ने देने। या फिर कोई बंदा जो अपने घर वालों को ही मार देता है कि उनकी पॉलिसी के पैसे मिल जाएं, क्योंकि यहाँ पे पाकिस्तान में तो कोई उस टर्म इंश्योरेंस उस लेवल की नहीं है, लेकिन बाहर मुल्क में टर्म इंश्योरेंस में होता यह है कि 2 करोड़ की भी इंश्योरेंस हो जाती है बहुत कम प्रीमियम पे। उसमें होता है कि अगर 60 से पहले कोई मरता है या 50 से पहले कोई मरता है तो उसको बहुत बड़ी अमाउंट दी जाती है बहुत कम प्रीमियम पे। मतलब इंडिया का ही मैं केस पढ़ा था, तो वहाँ पे 500 रुपये पर मंथ पे 2 करोड़ की टर्म इंश्योरेंस है, कि अगर कोई 50 से पहले मर जाता है तो उसके घर वालों को 2 करोड़ रुपये मिलेंगे, सिर्फ बंदा 500 रुपये महीना दे देता है। तो इसमें ऐसे केस में होता है कि घर वाले ही फिर मार देते हैं, वो बोलते हैं कि 2 करोड़ हमें चाहिए। तो ये मोरल हैजर्ड्स में ही आता है कि इंश्योरेंस की वजह से क्राइम हो रहा है या गलत चीज़ें हो रही हैं। उसके बाद मोरल हैजर्ड की बारे में जो मैंने बातें बताई, ये सारी वही चीज़ें इधर इंग्लिश में लिखी हुई हैं। और उसके बाद पेज 5। अच्छा, यहाँ पर एक और चीज़ है कि इंश्योरेंस पॉलिसी जो है वो कैंसिल हो जाती है, इसके बारे में बात की गई थी। तो ये एक सवाल क्विज़ में मॉर्निंग में पूछा गया था कि इंश्योरेंस पॉलिसी कैंसिल क्यों हो जाती है, कैंसिल होने की वजह क्या है। अब इसमें होता ये है कि 2 केस हैं। पहली केस तो ये है कि पॉलिसी हम खुद कैंसिल करा दें या कंपनी हमारी पॉलिसी कैंसिल कर दें। अब कंपनी पॉलिसी कैंसिल क्यों करती है? कंपनी इसलिए करती है कि वो हमारा एटीट्यूड देख लेते हैं। अब मिसाल के तौर पे मैं इंश्योरेंस कराऊं कार की और मैं हर रोज़ जाके कार किसी को ठोक के आ रहा हूँ, या मैं लायबिलिटी इंश्योरेंस करा रहा हूँ तो मैं हर रोज़ कोई ना कोई किसी से लड़ाई कर रहा हूँ और वकील जो है वो मेरा इंश्योरेंस कंपनी वाले भेज रहे हैं,
तो इंश्योरेंस कंपनी वाले फिर कैंसिल कर देते हैं। वो बोलते हैं कि अभी आपने कराई और हमारा कंपनी को लॉस दे रहे हो आप। और दूसरी चीज़ ये होती है कि हम खुद कब कैंसिल करते हैं, खुद हम कैंसिल तब करते हैं कि जब कोई दूसरी कंपनी हमें सेम इंश्योरेंस प्रोवाइड करे कम प्रीमियम में, तो हम इंश्योरेंस कंपनी चेंज कर देते हैं। और ऐसा क्यों होता है कि दूसरी कंपनी कम प्रीमियम में वही इंश्योरेंस हमें देती है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब पूल बढ़ जाता है हमारा, मतलब लोग बढ़ जाते हैं किसी भी पॉलिसी के, या कोई बड़ी कंपनी होती है, तो जितने ज़्यादा लोग होंगे उतना कम प्रीमियम होता है। ये सिंपल लॉजिक है। तो ऐसा भी होता है कि लोग पॉलिसी चेंज कर देते हैं, दूसरी कंपनी में चले जाते हैं। तो कैंसिलेशन की दो वजह थी। अब ये एक और डेफिनेशन लिखी कि इंश्योरेंस एजेंट कौन होते हैं। इंश्योरेंस एजेंट वो होते हैं कि जो कि ऑथराइज्ड होते हैं कंपनी की तरफ से कि वो पॉलिसी सेल करते हैं। उनके पास एक लाइसेंस होता है कि वो कंपनी को इंश्योरेंस सेल करें। और एक कंपनी से ऑथराइज भी होते हैं और कुछ इंडिपेंडेंट भी होते हैं कि वो इंडिपेंडेंटली पॉलिसी सेल कर रहे होते हैं। लेकिन फॉरेन कंट्री में लाइसेंस्ड होता है इसका भी कि कोई ऐसे पॉलिसी नहीं बेच सकता, लेकिन पाकिस्तान में हर कोई ऐसी पॉलिसी बेच रहा होता है। इसके बाद हम कुछ थ्योरेटिकल सारी चीज़ें कवर हो गई, अब सिर्फ न्यूमेरिकल चीज़ें रहती हैं। न्यूमेरिकल चीज़ों में ये है कि प्रीमियम की कैलकुलेशन के ऊपर बात की गई है कि प्रीमियम कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो प्रीमियम की कैलकुलेशन तो हमें नहीं देंगे कि क्विज़ है, क्विज़ के अंदर सिंपल ये है कि एमसीक्यूज ही होंगे, कोई डिटेल वर्क नहीं होगा। अच्छा, मैं 1 मिनट में आ रहा हूँ, एक काम है मुझे, तो 1 मिनट का वेट होल्ड करना है। इंश्योरेंस एजेंट का मैं ये बता रहा था कि इंश्योरेंस एजेंट वो होता है कि दो किस्म के होते हैं। या तो कंपनी की तरफ से ऑथोराइज्ड होंगे, कंपनी का एक बंदा आता है हमारे घर, वो हमें पॉलिसी बाय करने का बोलता है। ये तो क्या हो गया, ऑथराइज्ड एजेंट हो गया। और एक इंडिपेंडेंट एजेंट होता है कि मैं किसी भी कंपनी में चला जाऊं और उनको मैं बोलूं कि मैं आपको बंदे ला के दूंगा, आप मेरा कमीशन बताएं। तो मैं ऐसे लोगों को कंपनी रिकमेंड कर रहा हूँ, भेज रहा हूँ, तो मैं इंडिपेंडेंट इंश्योरेंस एजेंट के तौर पे काम करूँगा। तो ये दो टाइप्स होती हैं। अब प्रीमियम की कैलकुलेशन के बारे में एक न्यूमेरिकल्स है। हो सकता है हमें कोई वर्ड प्रॉब्लम दे दी जाए और हमें बोला जाए कि प्रीमियम बताओ कितना होगा, एमसीक्यू बेस्ड जो भी होगा उसमें। तो प्रीमियम के अंदर एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ लॉस बताया उन्होंने कि ईविल, ये भी हमें पूछा जा सकता है कि ईविल की कैलकुलेशन कैसे होती है। ईविल की कैलकुलेशन ऐसे होती है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, कि कोई भी इवेंट है, चाहे एक्सीडेंट है, कुछ भी है, उसकी प्रोबेबिलिटी हमें सवाल में गिवन होगी। तो वो हम सिंपल मल्टीप्लाई कर देंगे लॉस से, कि जितना भी लॉस हो सकता है। जैसे मेरे पास बाइक है, मैं बोलूँ कि बाइक के एक्सीडेंट होने की प्रोबेबिलिटी है, मतलब एक्सीडेंट में बाइक ज़ाया हो जाएगी। अब बाइक की कीमत जो भी है, अगर मैं बोलता हूँ 60,000 है और प्रोबेबिलिटी है 1%, तो मैं सिंपल मल्टीप्लाई कर दूंगा कीमत को प्रोबेबिलिटी से, तो मुझे एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ लॉस इवेंट पता चल जाएगा। तो ये इवेल निकालने का फॉर्मूला यहाँ लिखा हुआ है। उसके बाद आते हैं अगली चीज़ पे। अब ये भी एक प्रॉब्लम के तौर पे दिखाया था लिख के कि कहाँ पे रिस्क ज़्यादा है। रिस्क ज़्यादा होने का कैसे पता चलेगा हमें? देखो यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि $100 है किसी के पास और प्रोबेबिलिटी है 1% कि वो ज़ाया हो जाएंगे।
और किसी के पास $10 है, प्रोबेबिलिटी है 10%, तो कहाँ पे लॉस ज़्यादा है, कहाँ पे रिस्क ज़्यादा है, तो सिंपल मल्टीप्लाई करेंगे पता चल जाएगा हमें। तो इविल हमें पता चलेगा कहाँ ज़्यादा है, लेकिन इविल बराबर है। लेकिन फिर हमने करा मल्टीप्लाई, कैलकुलेटर से आया बराबर, तो अब हमसे सवाल एमसीक्यूज में किया जा सकता है कि ये बताओ कि इविल तो उससे बराबर है लेकिन रिस्क कहाँ ज़्यादा है। तो हम बताएंगे कि रिस्क वहाँ ज़्यादा है जहाँ प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। यहाँ 10% है, मतलब 0.1 को 10% हम समझते हैं और 0.01 को हम 1% समझते हैं। तो प्रोबेबिलिटी यहाँ ज़्यादा है, वहाँ रिस्क ज़्यादा है, तो हम बोल देंगे कि रिस्क यहाँ पे ज़्यादा है। उसके बाद आते हैं अगली चीज़ पे। अब प्रीमियम का फॉर्मूला ये है कि इविल प्लस ओ ई प्लस एम ई। ओ ई जो है उसकी वैल्यू क्या है, उसकी फुल फॉर्म देखता हूँ क्या थी। यहाँ पे ये है कि हमें ना डेविएशन भी लगानी होती है और मीन वैल्यू भी। तो यहाँ पे प्रीमियम ऐसे निकाला गया कि हमें पता था कि हमारी चीज़ की वैल्यू क्या है। वैल्यू जैसे यहाँ लिखा है 1 लाख है और उसकी प्रोबेबिलिटी लिखी है 10%, 10 in 1000। ठीक है, तो ये इवेल हमारा निकला। हाँ, ऑपरेटिंग एक्सपेंस याद आ गया मुझे। अच्छा, वही जो है ऑपरेटिंग एक्सपेंस है और ये मार्जिन ऑफ एरर है एम। ठीक है, तो ये दो चीज़ें। अब इंश्योरेंस कंपनी जो कमाती कैसे, इंश्योरेंस कंपनी कमाती है कि ऑपरेटिंग एक्सपेंस के जरिए से, कि जैसे उन्होंने एक्चुअली हायर करे हैं काम करने के लिए, तो वो जो सैलरी लेंगे वो ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, और मार्जिन ऑफ एरर जो होता है वो निकलता है डेविएशन से। तो ये चीज़ मुझे अभी याद आई। तो इविल तो सिंपल है कि जो भी हमें अमाउंट दी गई है उसको हम उसकी प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई कराएंगे तो इविल निकलेगा। इविल होता है एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ लॉस, और ऑपरेटिंग एक्सपेंस निकलता है। अच्छा यार आतिफ, एक बात सुनो, ये ईवीएल जो है इसमें हम मल्टीप्लाई करा रहे हैं लेकिन डिवाइडेड बाय 1000 भी कर रहे हैं, तो ये डिवाइड बाय 1000। डिवाइडेड बाय 1000 जो है ना, इस तरह है कि अगर हमें सवाल में बोल दिया जाए कि 1000 में से 10 बंदों के साथ हादसा होगा, तो हम 10 ऊपर लिखेंगे और टोटल 1000 है, मतलब प्रोबेबिलिटी की तरीके से ही हम लिख रहे हैं, वो प्रोबेबिलिटी है सिंपल। ठीक है, ठीक। तो अब यहाँ पे इस तरह लिखा हुआ है, लेकिन अगर सवाल में आता है 1%, तो हम 0.1 भी मल्टीप्लाई करा सकते हैं, कोई उसमें मसला नहीं है। ये डिवाइड वाला सिस्टम इस तरह है कि हम जब पॉइंट मूव करते हैं आगे तो नीचे जीरो लगते जाते हैं, ये वो पहली वाली लॉजिक है, लेकिन उसकी ज़रूरत नहीं है। हम सिंपल प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाई कराएंगे, इवेल आ जाएगा। और ऑपरेटिंग एक्सपेंस जो है उसका फॉर्मूला जो है वो नहीं लिखा हुआ, लेकिन ऑपरेटिंग एक्सपेंस सिंपल हम ऐड कराएंगे अगर हमें गिवन होगा। जैसे सवाल आएगा तो उसमें लिखा होगा कि हमारा जो भी चीज़ है जिसके लिए हम इंश्योरेंस करा रहे हैं उसकी कीमत 1 लाख रुपए और प्रोबेबिलिटी है 10%, और ऑपरेटिंग एक्सपेंस जो है इंश्योरेंस कंपनी का वो हमें बताया गया होगा कि 1000 है या जितना भी है। और उसके बाद मार्जिन ऑफ एरर या स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए हमें एक इस तरीके का टेबल दिया होगा कि एयर 1 में इतने हादसे हुए, एयर 2 में इतने हुए, तो हम टोटल निकाल लेंगे। ठीक है, टोटल निकालेंगे तो फिर हमें मीन निकालेंगे। उसका मीन हम ऐसे निकालेंगे कि जब हमने टोटल करा डिवाइडेड बाय हम 5 कर देंगे तो हमें मीन वैल्यू मिलेगी, और फिर हम x माइनस एक्स बार करेंगे, फिर उसका स्क्वायर करेंगे। तो हमें ये वो स्टैट्स वाले सिस्टम है कि डेविएशन निकालनी है। तो डेविएशन जब हम निकाल लेंगे तो सिंपल हम उसमें ऐड कर देंगे। डेविएशन निकालने का तरीका यही है कि हम मीन से हम x जो है हमारा 7 है जैसे, और मीन हमारा आया है यहाँ पे 10, तो 10 माइनस 7 करा तो
हमारा -3 आया। इस तरह करके जो भी वैल्यू है उसको हम स्क्वायर करके सम कर देंगे, तो हमारा ये आएगा x माइनस एक्स बार का स्क्वायर और समीशन x माइनस एक्स बार का स्क्वायर। तो स्टैंडर्ड डेविएशन का ये फॉर्मूला यहाँ लिखवाया था कि हम स्क्वायर रूट ले लेंगे और डिवाइडेड बाय n कर देंगे, तो हमारा डेविएशन आ रहा है 2। तो हम सिंपल वहाँ पे ऐड करा देंगे प्रीमियम कैलकुलेट करने के लिए। और ऑपरेटिंग एक्सपेंस हमें गिवन ही होता है, मेरे हिसाब से कोई इसकी कैलकुलेशन यहाँ नहीं है। ऑपरेटिंग एक्सपेंस जैसे 10 हो गया, जो भी हो गया गिवन है, और मार्जिन ऑफ एरर डेविएशन के फॉर्मूले से निकलेगा इस तरीके से। तो प्रीमियम की कैलकुलेशन का सवाल आ सकता है, इविल की कैलकुलेशन का आ सकता है, और मार्जिन ऑफ एरर निकालने का हमें डायरेक्टली बोल सकते हैं। ये एक न्यूमेरिकल जो था यही कराया था। इसके बाद रिक्स या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। रिक्स के कैरेक्टरिस्टिक्स ये हैं कि यहाँ पे होना ये चाहिए कि ज़्यादा बंदे जो हैं वो होने चाहिए, हमारा मतलब जो पूल है वो बड़ा होना चाहिए, कलेक्टिवली जो कंट्रीब्यूशन है वो ज़्यादा होनी चाहिए, और जो हमारा लॉस है वो प्रेडिक्टेबल और कैलकुलेटेबल होना चाहिए। इसके अलावा यहाँ पे दूसरे पॉइंट में क्लियरली लिखा हुआ है कि इट शुड बी डेफिनेट एंड मेजरेबल। अगर वो लॉस मेजरेबल नहीं है तो कंपनी कंपनसेट नहीं कर सकती, तो इसलिए फिर वो इंश्योरेंस होती भी नहीं उन चीज़ों की जो कि मेजरेबल नहीं हो। जैसे गवर्नमेंट की कोई इंश्योरेंस नहीं था कि गवर्नमेंट डेफिसिट में चली गई तो उसको कोई इंश्योरेंस नहीं है। उसके बाद जो लॉस है वो फॉर्चुनेट होना चाहिए या एक्सीडेंटल होना चाहिए। ऐसा लॉस नहीं होना चाहिए कि हम जानबूझ के खुद चोरी कर रहे हैं और फिर हम क्लेम ले रहे हैं, मतलब वो एक्सीडेंटल ही होगा तभी इंश्योरेंस होगी, वरना नहीं होगी। और जो क्लेम अमाउंट है अगर वो बढ़ जाता है पूल अमाउंट से तो इंश्योरेंस कंपनी पे नहीं करती। जैसे 9/11 का एक्सीडेंट हुआ था तो उसके बारे में बताया था। तो ये रिस्क से कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ये हमसे पूछे जा सकते हैं एमसीक्यूज में कि अगर क्लेम अमाउंट पूल अमाउंट से बढ़ जाती तो फिर इंश्योरेंस कंपनी पे करेगी या नहीं करेगी। अगर रिस्क कैलकुलेटेबल नहीं है तो इंश्योरेंस हो सकती है नहीं हो सकती। और दूसरी चीज़ है कि मतलब कि कैरेक्टरिस्टिक सिंपल एमसीक्यू वाइज पूछे जा सकते हैं। बाकी प्रीमियम की कैलकुलेशन मैंने बता दी, तो टोटल कंप्लीट हो गया है अब। और मीटिंग का टाइम भी एंड होने वाला है तो बस अब एंड कर रहा हूँ, ठीक है। किसी को कोई क्वेश्चन है तो वो व्हाट्सएप पे पूछ लेगा मुझसे, ठीक है। और इसकी रिकॉर्डिंग अपलोड मैं कर दूंगा ताकि जो लोग रह गए हैं वो देख लें, और अगर किसी को कोई चीज़ दोबारा देखनी है तो उसके लिए आसानी होगी, कोई लेट आएगा जो भी हो तो रिकॉर्डिंग अपलोड कर देता हूँ और उसका लिंक भी दे दूँगा। या चैनल सबको पता है, वो चैनल पे लोग देख लेंगे। ठीक है।